Hello students, today we will take part 3rd of Electric Charges and Fields, chapter 1 of class 12 physics. Today's topic is electric field. You can watch my previous videos on topic electric charge and Coulomb's law, that is part 1 and part 2 of Electric Charge and Fields, chapter 1 of class 12 physics. So students, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ा है, इलेक्ट्रिक चार्ज के दो चार्जेस के बीच में फोर्स या बहुत सारे चार्जेस के बीच में फोर्स के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट, जब किसी भी पार्टिकल पे कोई चार्ज होता है तो उस चार्ज की वजह से उसके आसपास का बिहेवियर है या उसके आसपास क्या चेंजेस आते हैं या क्या होता है, उसको लेके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। So electric field due to a charge q at a point in a space may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point. तो इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जब हमने अभी फोर्स को कूलम्ब लॉ में पढ़ा है कि जब दो चार्ज एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उन्हें या तो रिपल्सिव फोर्स लगती है या अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। लेकिन वो फोर्स क्यों होती है, तो इसको हम ऐसे समझाते हैं आपको कि जब एक चार्ज या एक पार्टिकल है जिसपे चार्ज है, दैट इज कोई भी चार्ज लगा लिया, आप क्यू लगा लीजिए, क्यू चार्ज है तो उसके आसपास की जो एरिया है उसमें एक फील्ड जनरेट होती है। क्योंकि वो चार्ज है तो चार्ज की वजह से कुछ चेंजेस आएंगे उसके नियर अबाउट। वो जो फील्ड है उसको हम जब डिफाइंड करते हैं तो हम इस तरह से डिफाइंड करते हैं कि जब हम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसके नजदीक लेके जाएंगे तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस चार्ज की वजह से कोई फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जो हमने कूलम्ब में लॉ में देखा है। तो जो वो फोर्स जनरेट हो रही है जिस फील्ड की वजह से, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। अगर हम फोर्स को हम तभी डिफाइन कर पाते हैं जब हमारे पास दो चार्जेस है। तो फील्ड जो है हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए डिफाइन कर रहे हैं कि जब कोई पार्टिकल रखा है तो उसके आसपास के एरिया में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जिसकी वजह से कोई और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज उसके नजदीक आता है तो वो कूलम्ब फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज q एट पॉइंट r इज गिवन एज E at point r equal to 1/4 pi epsilon naught q by r square in the direction of unit vector r, where unit vector r is vector r divided by its magnitude r, is a unit vector from the origin to the point r. Now clearly from you can see that Coulomb's force F is equal to q into electric field, और हमने इसी से इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन को लिया है कि अगर हम Q को यहाँ पे 1 रखते हैं यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कूलम्ब फोर्स के बराबर हो जाती है, और वहीं से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आई है। सो इफ F इज फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज Q ऑन अ स्मॉल चार्ज Q, देन Fr इज इक्वल टू QER। द कैपिटल Q विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड अ सोर्स चार्ज, एंड द स्मॉल q विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज। ठीक है। नाउ क्लियरली जो कूलम्ब्स लॉ में फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। नोट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू Q, दो डिफाइंड ऑपरेशनली इन टर्म्स ऑफ सम टेस्ट चार्ज Q, इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q। क्लियरली जो आपका फॉर्मूला हमने लगाया है उसमें E इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज, और ऐसा इसलिए है कि हमने जब E को डिफाइन किया, इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग चार्ज Q, उसका उसके आसपास कौन सा चार्ज उसके नजदीक आ रहा है उससे कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टोटली उस पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, सो इसलिए इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। नाउ द फोर्स F ऑन द चार्ज Q ड्यू टू द कैपिटल चार्ज Q डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ चार्ज Q। क्लियरली ये जो फोर्स है किसी भी पार्टिकल की, हमें पता है कि वो उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होती है बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो वो हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज Q इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट r। सो आप जितना चार्ज से नजदीक होंगे या उसके दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सपीरियंस होगा वो आपका चेंज होता रहेगा। तो जैसे जैसे आप पार्टिकल से दूर जाते रहेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होता रहता है, again in the same way, that is inverse square law. So electric field exists at every point in 3-dimensional space. So क्योंकि जो हमारा चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता रहता है, लेकिन इट इज अ कंटिन्यूअस फील्ड, और ये इसकी वैल्यू जो है वो 1/r² के हिसाब से
कम होती रहती है। So for a positive charge, the electric field will be directed readily outwards from the charge, and for negative, it is towards the charge. So clearly in diagram you can see that for positive charge, the direction of electric field is outward, and for negative charge, the direction of electric field is towards the charge. Since the magnitude of the force F on a charge Q due to the capital charge Q depends only on the distance between the charges, the magnitude of electric field will also depend only on the distance. So if distance changes, the electric field will change if the two charges are same. So we can say that at equal distance from the point, that is the particle having charge Q, the value of electric field is same. So we can say that if a particle is at the center of a sphere, then the electric field at the surface of sphere is same at each point. Although the direction is different, but the magnitude is same. Now इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. अभी हमने जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है स्टूडेंट्स, वो हमने एक पॉइंट चार्ज या एक सिंपल चार्ज के लिए, एक सिंगल चार्ज के लिए बताया है. नाउ मैं पहले भी आपको कूलम फोर्स में बताया कि हमारा कोई भी सिस्टम जो होता है नॉर्मली वो सिंगल चार्ज नहीं होता, मल्टीपल चार्ज के लिए ही होता है. तो वी विल टेक अप फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ मल्टीपल चार्ज सिस्टम. सो कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n stationary charges q1 to qn with position vectors r1 to rn relative to some origin o. Now similarly what we have done in Coulomb's law, यहाँ भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे to determine the total electric field at a point due to n stationary charges. और जो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है वो मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि जब हम ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट ड्यू टू चार्ज Q1 कैन बी कैलकुलेटेड टेकिंग दैट ऑल अदर चार्जेस आर नॉट एग्जिस्टिंग, एंड वी विल डू दिस फॉर Q1. देन अगेन फॉर Q2 वी विल टेक इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट due to Q2 in such a way that all other charges are not existing, and similarly taking for all, and then we add up sum up the electric fields. So first electric field, look at the diagram, we can say that electric field E1 at point P having position vector R due to Q1 at R1 is given by. तो clearly हमने यहाँ पे at point P पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं due to charges Q1, Q2 and so on. So यहाँ पे सबसे पहले हम Q1 की से Q1 कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है एट पॉइंट P, हम उसे कैलकुलेट करते हैं इन सच अ वे दैट ऑल अदर चार्जेस आर नॉट प्रेजेंट. सो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 P स्क्वायर इनटू R1 P, वेयर R1 P इज अ वेक्टर in a direction from Q1 to P. So clearly now we know using the principle of superposition E is equal to E1 plus E2 up to En. So we can say that E is equal to 1/4 pi epsilon naught summation I is equal to 1 to n Qi upon Ri P square in the direction of Ri P unit vector. तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया. अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इसको दोबारा निकालिए, और ये समेशन सिमिलर है जैसा हमने कूलम फोर्स को निकालने के लिए किया था. नाउ वी विल टेक अप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. An electric field line is an imaginary line or curve drawn through a region of empty space so that its tangent at any point is in the direction of electric field vector at that point. तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन सबसे पहले तो ये इमेजिनरी लाइन है. रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि चार्ज के चारों तरफ या कोई लाइंस बन जाती है, और ये लाइन इस तरीके से होती है कि किसी भी पॉइंट पे इन लाइन पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा. दैट इज उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे है. द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस एट सम प्लेस गिव्स एन आइडिया अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. जब हम इन लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो डायरेक्शन तो हमने क्लियरली बता दी कि उस पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएंगे तो डायरेक्शन मिल जाएगी. तो हम जब इन लाइनों को डिफाइन किया है तो उस पॉइंट पे रिलेटिवली उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हम इसको भी थोड़ा ध्यान रखते हुए इस लाइंस को ड्रॉ करते हैं. तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है वहां पे लाइन को क्लोज किया जाता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है डिस्टेंस बिटवीन दो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में बढ़ता जाता है। फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्जेस। सो क्लियरली स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको पहले बताया कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक जो है फील्ड जो आउटवर्ड्स होती है और नेगेटिव चार्ज में टुवर्ड इनवर्ड होती है, उसी का ध्यान रखते हुए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने दिखाया है कि ये पॉजिटिव चार्ज से जैसे आउटवर्ड निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके मिलती है। तो यहाँ एक तरफ से आउटवर्ड जाती है और दूसरी तरफ से इनवर्ड मिलती है। तो ये उसी कॉन्सेप्ट को लेके इसको यहाँ पे बनाया गया है। In a charge-free region, the electric field lines can be taken to be continuous curve without any break. अगर किसी रीजन जैसे हमने एक सेंटर में एक चार्ज रख दिया, उसके बाद कोई चार्ज नहीं है, तो कंटिन्यूसली वो लाइंस चलती जाएंगी, उनमें कोई ब्रेक नहीं आएगा। जब तक कोई दूसरा चार्ज आके उन लाइंस में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं करता उस एरिया की, तब तक वो कंटिन्यूस ही होंगी। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। If they did, the field at that point of intersection will not have a unique direction, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियरली स्टूडेंट्स, जब हम दो चार्जेस रखते हैं, तीन चार्जेस रखते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है उस एरिया में मॉडिफाइड हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चार्ज Q1 और Q2 की जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है वो आपस में क्रॉस होगी। इसमें आपको बताता हूँ, जैसे एक चार्ज Q1 रखा है जो पॉजिटिव है, चार्ज Q2 रखा है जो नेगेटिव है। तो जो चार्ज Q1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही है वो टुवर्ड्स Q1 जाएंगी, लेकिन वो और एक लूप बना देंगी। लेकिन अगर ये कहीं भी क्रॉस होती हैं, अगर हम सोचते हैं कि क्रॉस हो रही है, तो क्रॉस होने पे क्लियरली हमने पहले डिफाइन किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का जो टेंजेंट होता है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। अब अगर दो कर्व एक पॉइंट पे क्रॉस होते हैं तो वहां पे दो टेंजेंट बन सकते हैं दोनों कर्व के, और जो दोनों अलग अलग डायरेक्शन बताएंगे। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं करती। Electrostatic field lines do not form any closed loops. This flows from the conservative nature of electric field, जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस। अब आपको मैं यहाँ कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। तो सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव। पॉजिटिव में जैसे मैंने पहले बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो लाइन्स है आउटवर्ड होंगी और नेगेटिव में इनवर्ड होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब हमने यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज ले लिए, प्लस फर्स्ट इज केसेस वेयर 2 चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, दैट इज प्लस क्यू माइनस क्यू। यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से जा रही है और माइनस की तरफ जा रही है, और एक डिजाइन, और जैसे जैसे हम इनसे दूर जाते जा रहे हैं उनका डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जा रही है। और जो हम सेकंड केस लेते हैं प्लस क्यू, मतलब दोनों चार्जेस सेम है, प्लस क्यू प्लस एंड प्लस सेम नेचर के हैं। तो इसमें क्लियरली आप देखिए कहीं भी कोई भी जो है लूप बन नहीं रहा है, दोनों एक स्पेस बना रहे हैं दोनों के बीच में जहां पे एक भी लाइन नहीं है। यानी अगर हम इनके सेंटर में एक परपेंडिकुलर प्लेन बना दे तो उस पर हम क्लियरली देखेंगे कि कोई भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन टच नहीं कर रही, क्योंकि उस पॉइंट पे हमारी जो कूलम्ब लॉ है वो बिल्कुल जीरो हो। कूलम्ब लॉ से जब आप फोर्स निकालोगे तो वो आपको जीरो मिलेगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन उल्टी होती है। अगर हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में रख देते हैं, दैट इज माइनस क्यू, तो हम पाएंगे कि माइनस क्यू पे टोटल नेट चार्ज जीरो होगा, इसलिए हम उस प्लेन को खाली रखते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल to get notification of my all new videos.